गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे लेसन 3, क्योंकि लेसन 2 तक टेस्ट में पूछा जा चुका है तो उसके आगे मैं चल रहा हूँ। लेसन 3 पेज नंबर 15 पर है, तो स्टार्ट हुआ जाए। लेसन 3 का नेम है मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो पहले प्रश्न उठता है मात्राएं। ठीक, आपने विगत कक्षाओं में स्वर व्यंजन ये सब पढ़ा है। अ आ ये सब स्वर में आते हैं। अ तक या औ तक मान लीजिए, और व्यंजन क टू ज्ञ या ह तक मान लीजिए व्यंजन, क्योंकि छत्र ज्ञ तो संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। खैर, एक मोटा मोटी हम लोग कह देते हैं क से ज्ञ व्यंजन समझिए और अ से अह स्वर समझिए। अब हर स्वर जैसे आप राइटिंग करते हैं वैसे तो व्यंजनों के साथ उनको जोड़ते नहीं। क प्लस अ, तो क और अ तो राइटिंग करते नहीं बेटा, बल्कि अ के लिए एक कोई निशान, चिन्ह, सिंबल बना है, उसको लगा देते हैं। ठीक, तो ये जो स्वर हैं, स्वर वर्ण हैं, हर स्वरों के लिए कुछ चिन्ह या सिंबल निश्चित किए गए हैं, और उन्हीं चिन्हों को या सिंबल्स को हम कहते हैं मात्राएं। तो मात्राएं को अगर हम कहें कि मात्रा किसे कहते हैं या मात्रा शब्द को परिभाषित करो, क्या लिखोगे? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज आ जाए। मात्रा आप जानते ही हैं, बुक में दिया है क्लियर। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि अस्वर प्रत्येक व्यंजन में घुस करके, छिप करके बैठा रहता है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। लिखने में लिख देंगे हलंत करके, क दो ध्वनि है तो क हलंत प्लस अ लिख दिया, लेकिन बोलेंगे तो दोनों ध्वनि बोलना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये प्रत्येक व्यंजन में संयुक्त होते हैं, मिले होते हैं। नेक्स्ट पेज है 16 पर। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। ठीक, अब चारों ओर से मतलब ये नहीं कि क लिख दिया, उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब मात्रा लगा दिया। नहीं भाई, एक व्यंजन पर लगेगी तो एक ही मात्रा। हाँ, ये है कि कुछ मात्राएं राइट साइड में लगती हैं व्यंजन के, कुछ लेफ्ट साइड में लगती हैं, कुछ ऊपर लगती हैं, कुछ नीचे लगती हैं, कुछ बीच में लगती हैं पेट में उसके। उन्हीं पर ध्यान दिला रहे हैं। देखिए, आ, ई, ओ, आओ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। अब पीछे क्या लगती हैं? मतलब व्यंजन के राइट साइड में लगती हैं। हमने व्यंजन लिखा और इसके पीछे इनके लिखने का मतलब है, तो ये समझिए कि आ, ई, ओ, आओ, ये मात्राएं व्यंजन के या अक्षर के राइट साइड में लगती हैं। ठीक, ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। आगे लगती है मतलब बेटा छोटी ई की मात्रा व्यंजन के लेफ्ट साइड में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट उ, और री की मात्राएं व्यंजन के
पैर में लगती हैं। पैर में लगती हैं मतलब व्यंजन के नीचे लगती हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए आए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। केला, कैलाश, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट र थोड़ा सा स्पेशल है। अब र के बारे में देखिए। र व्यंजन में उ और ऊ की मात्रा पैर में न लगकर मतलब नीचे न लगकर र के बीच में यानी र के पेट में लगती है। जैसे र हलंत प्लस उ, छोटा ऊ है ना, इज इक्वल टू रू। रू छोटा ऊ है। एग्जाम्पल दे दिया रुपया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा 20-25 बार राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तो इस सब पे बहुत कॉमन एरर है और नंबर बहुत बढ़िया से कटता है। ये केयरलेस स्टूडेंट है अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो। र हलंत प्लस बड़ा हुए है ना। देखिए र पे बड़ा की मात्रा लगा दिया है, शब्द दे दिया रूठना। रुपया, रूठना। नेक्स्ट र की बात क्लियर। व्यंजन के साथ अनुस्वार और अनुनासिक जुड़ते हैं तो इन्हें व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। अगर किसी व्यंजन पर किसी लेटर पर आपको अंक की मात्रा देनी है तो क पे अंक की मात्रा कंग घा, कंघा ऊपर लगाते हैं, जिससे दंत दिया है बुक में। अनुनासिक देख लीजिए मतलब चंद्रबिंदु। दांत, दा पर चंद्रबिंदु लगाया, ठीक, ऊपर लगा। नेक्स्ट व्यंजन के साथ विसर्ग जब जुड़ता है तो वर्ण अह रूप में लिखा जाता है। तो आप ये बात सुन चुके हैं या जान चुके हैं कि अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। देखिए त पर अह की मात्रा तह, अतः। यहाँ भी देखिए प्रातः, ठीक। अब शब्द, शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा शायद याद हो। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, उनको नजदीक नजदीक राइटिंग कर दिया और ऊपर की एक लाइन शिरोरेखा जिसको बोलते हैं उसे मिला दिया, वो क्या हो गए? शब्द हो गए। लेकिन शर्त यह है कि ये जो वर्णों को आपने मिला के राइटिंग किया उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ निकलेगा तभी उनको हम शब्द कहेंगे। इसलिए परिभाषा करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज 17 पर, दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण को ही मैंने कह दिया था सार्थक, सअर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ निकले। अर्थपूर्ण का मतलब भी वही है कि जिसका कोई अर्थ निकले। दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा यही है। अब र के विभिन्न प्रयोग देखिए थोड़ा। मूल रूप में तो र ऐसे कर कर लिख दिया। नंबर 2 दे रहे हैं कि र पदेन रूप में, ये ब्रैकेट में देखिए दिए हैं, तो ये जब किसी वर्ण के साथ या संयुक्त होता है। वैसे ये जो तिरछी लाइन खींचा है ना, इसको आधा र मत मानिएगा, पूरा र मानिएगा। जैसे क्रम, क में र लगा दिया, प्रेम लगा दिया,
और ये भी दे रहे हैं कि यहाँ र बाद में बोला जाता है। जैसे क्रम क पहले ध्वनि निकल रही है, र की ध्वनि बाद में निकल रही है, इसलिए कहा कि र को बोला बाद में जाता है। थर्ड, र रेफ के रूप में ऊपर जो बनाया इसको मैं कहता हूँ आसमानी र, ये आधा है। ठीक, इसका उच्चारण जल्दी से करते हैं। जैसे देखिए वर्ष, हर्ष, पर्वत, ये नहीं कि पर्वत पर्वत नहीं, रांग हो जाएगा पर्वत, क्योंकि ये आधा है। यही 3 रूप र का है। देखिए नीचे दिया भी है कि यह र जो है रेफ वाला स्वर रहित होता है। और ऊपर जो नंबर 2 में र था तिरछी लाइन, यह स्वर सहित होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब शब्द हो गया। अब वाक्य किसे कहते हैं भाई? तो परिभाषा आपने भी किया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। परिभाषा देखिए, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है, अर्थपूर्ण ये भी होना चाहिए, वाक्य कहलाता है। क्या परिभाषा दिया? शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यह भी जाने कि कोई भी वाक्य होगा तो उसके 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उद्देश्य, विधेय। अब उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वह होगा उद्देश्य। और जो कुछ उसके बारे में कहा जाएगा वो टोटल होगा विधेय, प्रेडिकेट। जैसे देखिए एग्जाम्पल, नितिन खेल रहा है, तो जिसके बारे में कुछ कहा गया वह उद्देश्य हुआ, देखिए उद्देश्य है। और खेल रहा है यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया वह विधेय है। देखिए नेक्स्ट में, सुधा नाच रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नाच रही है, सुधा के बारे में, तो सुधा उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया वह होता है विधेय। अब चलिए आगे, व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। ठीक है, खड़ी पाई हम लोग बोलते हैं ना, यूं खड़ी पाई। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई रेखा शिरोरेखा कहलाती है। देखिए है, ऊपर एक लाइन ड्रा कर दिया ना सिर के ऊपर, जिसको कहते हैं शिरोरेखा। बस चैप्टर आपका समाप्त। बाकी तैयारी आपकी, याद करिएगा, एक्सरसाइज तैयार करिएगा। अब हम चलते हैं लेसन 4, संयुक्त व्यंजन। चूंकि आप पढ़ चुके हैं बेटा, बस मैं आपका एक बार रिवीजन आपका करा रहा हूँ। वीडियो अगर 2-3 बार सुन लेंगे तो बाकी जो आप पढ़े हैं बातें दिमाग में गहराई से बैठ जाएंगी, जल्दी भूलेगा नहीं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं भाई? 2 जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। एक में स्वर नहीं रहता है, दूसरे में स्वर रहता है। अब देखिए बुक में क्या दिया है। संयुक्त व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। 2 जुड़े व्यंजन, ठीक, 2 जुड़े व्यंजन ब्रैकेट में दिए हैं समान, और थर्ड दिए हैं 2 जुड़े व्यंजन अलग अलग। अब देखिए 2 जुड़े व्यंजन, रूप या आकृति बदलना, यानी इसमें होता है कि 2 व्यंजन जुड़ते हैं
तो उनका रूप एकदम चेंज हो जाता है। जैसे क्षत्रज्ञ और श्र, क हलंत प्लस षटकोण स मिलके क्या बना? क्षत्रिय छ। रूप बदल गया। त्र, त हलंत प्लस र क्या बना? त्र, रूप बदला। और ज्ञ, ज हलंत प्लस य बना ज्ञ। तो ये आकृति बदलना में ये चारों आ जाते हैं, स्र भी आ जाता है। अब दो जुड़े व्यंजन समान, जैसे पत्ता, त और त दोनों एक है ना, समान। और तीसरा है दो जुड़े व्यंजन अलग अलग, जैसे क्यारी, प्यारी, न्यारी। ठीक है, तो यहाँ पर आधा क और य अलग अलग व्यंजन है, तो ये क्या है? दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। इन्हीं को बुक में क्लियर कर दिया है। दो जुड़े व्यंजन यानी रूप या आकृति बदलना संयुक्ताक्षर इन्हें कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्षत्र, ज्ञ और श्र। उदाहरण भी दे दिया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दो जुड़े व्यंजन समान, इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व डबल, जैसे मक्का, क का दो बार आया ना, द्वित्व हो गया इसका। ये देखिए, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। क पर क हलंत प्लस आ, तो ये स्वर सहित है, ये स्वर रहित है, द्वित्व व्यंजन। नंबर 3, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग, जैसे मक्खी, क अलग है और ख अलग है ना, तो जो दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। इसमें भी देखिए, यह स्वर रहित है, यह स्वर सहित है। इसमें स्वर है मक्खी। यह भी जाने, स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते, लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक है, लिख सकते हैं स्वर रहित वर्ण, स्वर रहित व्यंजन, लेकिन बोल नहीं सकते। चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। खूब रट लीजिएगा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी चीज का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी दिन का नाम हो, त्योहार का नाम हो, महीने का नाम हो, नक्षत्रों का, तारों का, कोई भी नाम अगर है तो वह संज्ञा है। ये जानिए। परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा इन्हें कहते हैं। इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, बस इनका हमको अनुभव होता है। तो ऐसी संज्ञाओं को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। सुख दुख, ठीक है, ये सब, बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब आइए संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स क्या है। इसमें सिर्फ व्यक्ति का ही नाम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है, मनुष्य का नाम आ सकता है, ठीक। पशु पक्षी किसी का भी एक का कोई नाम आ जाएगा। जैसे हम कहें कि गरुड़ उड़ रहा है, तो गरुड़ एक पक्षी है भाई,
तो गण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कई गण तो है नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नीचे देखिए अंडरलाइन कराया हूं, जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए तमाम दे दिया है। तो ये बात माइंड में सेट करिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का नाम रहेगा, यानी उस नाम से किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान का ही आपको ज्ञान होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर रहे, अभी भी हैं, लेकिन अब खेलते चुकी नहीं है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि एक नहीं बल्कि अनेक का आपको ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा। जैसे मैं कह दूं कि वह नदी में डूब गया, तो नदी किस नदी में, कहें भाई किस नदी में, भाई नदियां तो बहुत हैं, तो नदी शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यदि मैं कहूं कि वह गंगा नदी में तैर रहा है, तो गंगा नदी एक नदी का हमने पार्टिकुलर नाम ले लिया, तो वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, ऐसे नाम जो पूरी जाति के लिए प्रयोग होते हैं, जाति वर्ग, ठीक है, पूरी बिरादरी आ गई, उसमें बहुत ज्यादा होंगे, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के शोर मचा रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा कि अशोक नाम का लड़का शोर मचा रहा है। अब लड़के हमने कहा, तो किस लड़के को पनिशमेंट दिया जाए, किसको पनिष्ड किया जाए, तो लड़के जातिवाचक संज्ञा, या लड़का जातिवाचक संज्ञा, किसी का नाम तो लिया नहीं। पक्षी, अलमारी, ठीक, ये सब किसी एक का नाम नहीं लिया गया, तो इसलिए पूरी जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा में दे दिया है देश, शहर, पहाड़, इमारतें, नदियां, पेड़, जो भी। अब कहें कि पेड़ का पत्ता रात में नहीं तोड़ना चाहिए, तो पेड़ जातिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि किसी एक पेड़ का नाम तो हमने लिया नहीं, इसलिए। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। अंडरलाइन देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु में पाए जाने वाले गुणों, भाई गुण और अवगुण, गुण और दोष ऊपर से कुछ दिखाई देता है नहीं ना, ये सब व्यक्ति के अंदर होते हैं। हाँ, कार्यों द्वारा वो प्रकट होते हैं, तब हमें उसका ज्ञान होता है। तो इसलिए ये कहा गया कि भाववाचक संज्ञाओं को हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, बस महसूस करते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु में पाए जाने वाले गुणों, दोषों या अवस्था, अवस्था बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब अवस्थाएं हैं, स्वभाव को बतलाते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब देखिए तीनों, ये बुढ़ापा, वीरता, बचपन। और भी एग्जाम्पल है, खुशी, दुख, प्रेम, सफलता, चतुराई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब यह भी जाने दे दिया, देखिए दिया है ये, समझें। भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भावों से संबंधित हैं, इन भावों को हम छू नहीं सकते। एक चीज और जोड़ दीजिए, देख भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यह भी जाने, ये भी देख लीजिए, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। मानव से मानवता, दोस्त से दोस्ती, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, भला से भलाई, ठीक है, मीठा से मिठाई। अब आगे आप जानिएगा नेक्स्ट क्लास में। बस इतना ही, बाकी तैयारी करिएगा और देख लें। हाँ, एक चैप्टर और है, लिंग।
लिंग तक है। लिंग भी देख लीजिए। लिंग का मतलब पहचान, ठीक है। तो लिंग किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है, स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को या शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा घोड़ी, ठीक, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुरुष जाति का है, एक स्त्री जाति का है। अब आइए बुक में, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है, मैंने जो बताया वो भी परिभाषा सही है, जिसको आप चाहें ग्रहण करिएगा। अब आइए लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग फेमिनिन। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष या नर। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या करेंगे, इसकी भी बड़ी सिंपल परिभाषा है, पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का या घोड़ा। बुक में देखिए क्या दिया है, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। बात वही है, कहने का ढंग थोड़ा सा चेंज है। जैसे दादा, भाई, लड़का, ये सब पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या करेंगे, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, लड़की। परिभाषा देखिए बुक की, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, बहन, लड़की, रानी, गाय, ये सब। बाकी ये बॉक्स की तैयारी कर लीजिएगा। और लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो दे रहे हैं कि हम उसका वाक्य बनाएं। अगर जाता है आता है लास्ट में तो पुल्लिंग है, और जाति है आता है तो स्त्रीलिंग है। जैसे पत्थर बहुत हल्का है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बाकी प्रयोग बस। एक चीज और जान लीजिए, दिन एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जो सप्ताह के दिन हैं, सोम, मंगल, ये सब पुल्लिंग हैं। और महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, ये सब पुल्लिंग होते हैं। नदियों तथा हिंदी की तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों, गंगा नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है, वरुणा नदी बह रही है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। और जो हिंदी तिथि हैं, प्रतिपदा है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग हैं, इसलिए अंडरलाइन कराया हूं। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इन्हें हम नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं। जैसे पशु। पशु घूम रही है नहीं कहते हैं, पशु घूम रहा है। अब जब ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि वह ही है किसी है। तो पशु शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए ही होता है। अगर इसका हम कहें कि इसका लिंग परिवर्तित करके लिखो या इसका स्त्रीलिंग लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, मादा पशु। पक्षी में भी यही, तोता, तोता तो होता है पुल्लिंग, लेकिन तोती स्त्रीलिंग में नहीं होता। तो अगर इसका स्त्रीलिंग पूछे तो क्या लिखिएगा, मादा तोता, ठीक। तो सदैव पुल्लिंग वाले शब्द जो हैं, अगर इनका लिंग परिवर्तित करना हो आपको तो इनके आगे मादा शब्द यूज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग इनको कहते हैं। जैसे मक्खी,
मक्खियाँ बहुत हो गई हैं, मक्खी काट रही है। कभी ये सुना है कि मक्खा काट रहा है, कितनी बड़ी मक्खी हो? नहीं, क्योंकि मक्खी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही यूज होता है। गिलहरी, अब गिलहरा सुने हैं? लोमड़ी, लोमड़ा सुने हैं? नहीं। तो नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, अगर उनका लिंग परिवर्तित करना हो तो उनके आगे आप नर शब्द का यूज करेंगे। जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर जूं, नर तितली, नर कोयल, नर लोमड़ी। ये नहीं कि लोमड़ी का लोमड़ा लिख देंगे। बस, लेसन फिनिश, सिलेबस आपका कंप्लीट। बाकी आपकी मेहनत, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।